आपने कहीं कहानी को जोड़ने के लिए? नहीं, इसकी भी एक कहानी है। अच्छा। इसकी भी कहानी ये है कि देखिए, सबसे पहले मैंने हमारे अजमेर में भगवानगंज में बुद्ध पूर्णिमा के ऊपर कवि सम्मेलन हुआ करता था जी। और गौतम बुद्ध के ऊपर मैंने एक कविता लिखी थी जी। तो वो सबसे पहली कविता थी और वो मैंने मंच पर सुनाई थी। अरे वाह। उसके बाद मैंने एक दो हास्य कविताएं लिखी। हम्म। फिर मैं कविता फिर बिल्कुल भूल गया। उसी दौरान मैं नौकरी का संघर्ष और फिर शादी और फिर बच्चे। फिर मैं ट्यूशन करता था तो किसी एक बच्चे ने मुझे मेरे जन्मदिन पर कार्ड लिख के दिया और जी। उसके ऊपर 4 पंक्तियां कुछ लिखी थी। तो फिर मैं वापस से मेरे दिमाग में आया कि इसको जवाब दूं। क्या बात। और वो जवाब फिर मैंने लिखा और लिख के फिर मैंने उसको गाने की कोशिश करी। तो वो मेरा पहला गीत बन गया और मुझे बहुत अच्छा लगा। तो उसके बाद फिर मैं धीरे धीरे फिर और कविताएं लिखी। तो यूँ कहें कि वो जवाब बहुत लंबा होता चला गया और अब तो किताबों में तब्दील होने वाला है। बहुत अच्छा। अच्छा, यहाँ पर हम गज़ल की और बात करते हैं तो गज़ल लिखना लोग कहते हैं बड़ा कठिन होता है। कोई दुखती रग हो या कुछ दुख हो तो ही गज़ल लिखी जा सकती है, ऐसा सोचते हैं? नहीं, खुशी में भी लिखी जा सकती है, ऐसी कोई बात नहीं है कि दुख तो शायरों के लिए ज़्यादातर ये कहा जाता है इश्क में डूबे हुए या कुछ ऐसी बात। तो कहीं आपने भी कभी इसको महसूस किया? आप ऐसे भी गजल लिखिए, जैसे मतला है, सुनाइए। कि दिल है नाजुक मेरा ना सताया करो, दिल है नाजुक मेरा ना सताया करो, दिल है नाजुक मेरा ना सताया करो, बेरुखी प्यार में ना दिखाया करो, बेरुखी प्यार में ना दिखाया करो। अब इसमें कहाँ गमाया, देखिए अगला शेर कि कब तलक देखूंगा चांद में तुमको मैं, कब तलक देखूंगा चांद में तुमको मैं, कब तलक देखूंगा चांद में तुमको मैं, तुम कभी मेरे घर भी तो आया करो। वाह। वैसे एक बात है, ये बात आप सही कह रहे हैं कि जब शायर का दिल टूटता है तब ज्यादा गजलें निकलती हैं और दर्द जब ज्यादा पैदा होता है तब गजलें। वो लिखते हैं ना कि जब दर्द नहीं था सीने में तो साफ मजाक था सीने में। अच्छा, मुझे ये बताइए सर कि जीवन तो बड़ा अच्छा होता है, बड़ा सुंदर होता है, उस बीच हम कुछ चीज़ें लिखते हैं या रचनात्मकता आती है इंसान में तो कहीं ना कहीं से कुछ चीज़ों को देख कर आती है। तो कहीं आप किन्हीं चीज़ों से इंस्पायर होकर लिखते हैं? जैसे एक ख्याल कैसे आता है मन में कि इस चीज़ पर लिखूं? क्योंकि अक्सर कोई आदमी कहानी लिखने बैठता है जो कि नौसिखिया है, वो सोचता है लाइन कहाँ से शुरू करूं, पहला शब्द ही नहीं मिलता, उसके बाद तो शायद फ्लो बन जाता है। कैसे लिखे कहानी या गीत गजल? देखिए, मेरा तो ये मानना है कि जब एक उबाल आता ना, आपने कोई ऐसी घटना देखी या कोई ऐसा भाव आया या कोई ऐसा दर्द आया तो शब्द तो अपने आप निकलने लगते हैं, सोचना नहीं पड़ता। और जब सोच कर लिखा जाता है तो वो बिल्कुल बेकार लिखा जाता है। मैंने ये महसूस किया, कई बार मैंने महसूस किया जो कुछ लिखता हूँ मैं, माँ सरस्वती की देन होती है और अचानक विचार आते हैं और अचानक मिनटों में कहानी लिखी जाती है, मिनटों में गजल के शेर और कविताएं गीत लिख दिए जाते हैं। और जब कभी मैं सोच के बैठा हूँ तो 2-2 घंटे में मगज मार लिया, कुछ नहीं लिख पाया। तब मुझे महसूस होता कि नहीं, ये कोई प्रेरणा मैं नहीं लिखता हूँ, ये कोई प्रेरणा लिखवाती है। मैंने तो मुझे ये महसूस किया। बाकी अब कितने शायर और कितने कवि क्या क्या सोच के लिखते हैं। और मैं समझता हूँ कि जैसे बुखार सबको आता है तो वो बुखार ही है, एक प्रकार से सबकी कहानी एक ही है। जैसे जब दर्द उभरेगा तो फिर गजल और गीत और शेर आएंगे। एक शेर सुनाता हूँ, जैसे जी, सैकड़ों गम के बाद दिल के मर्ज हो गए, सैकड़ों गम के बाद दिल के मर्ज हो गए, और हमने घर क्या बसाया, हम पे कर्ज हो गए। दोस्तों दुश्मनों से शिकायत नहीं, किससे शिकायत है? दोस्तों दुश्मनों से शिकायत नहीं, खून के रिश्ते ही खुद गर्ज हो गए।
तो जब दर्द होता है, जब कोई अपना छोड़ देता है तो फिर शेर ऐसे निकल जाते हैं। तो बात आ गई कि कहीं चोट होती है तो नहीं, शेर ये बात सही है। कहीं ना कोई देखिए, जीवन में सुख दुख घटनाएं जो इंसान देखता है उसी को पन्ने पे लिखता है। तुलसीदास जी ने भी जो देखा, जो उनको भगवान ने दर्शन कराया, वही लिखा। जी। जो कुछ भी है घटित होता है तब लिखा जाता है। कल्पना कल्पना कुछ चल सकती है जी। और वो कल्पना इतनी सुंदर नहीं होगी। मैं आप कल्पना करेंगे, क्या कल्पना करेंगे? जब आप चांद देखेंगे तो चांद की कल्पना करेंगे, जो कुछ देखा है उसी की कल्पना करेंगे आप। हम देखेंगे कल्पना क्या करेंगे। ठीक बात है। तो हम अब इस कल्पना के लोग को जब ढूंढ रहे हैं, कुछ बातें कर रहे हैं, इस बीच संगीत जो है वो बहुत शांति देता है। और आपके साथ मैं स्टूडियो में बांसुरी भी देख रहा हूँ, आप वहाँ भी बहुत अपना अच्छा बांसुरी बजाते हैं। और आप के बारे में मैं बता दूँ सबको कि आप बहुत अच्छा गाते हैं। जो आपका लय दिख रहा है, आपकी खुद की लिखित तो चीज़ें हैं ही, लेकिन आप मोहम्मद रफ़ी साहब को, किशोर दा को बहुत पसंद करते हैं। उनके गीत सुनाते हैं लोगों को और पूरी दुनिया बड़ी तालियां बजाती है, अच्छा लगता है। तो एक गीत सुनूंगा मैं आपसे, कोई भी आप फिल्मी, पर उससे पहले बांसुरी का एक कोई सुर आप ऐसा छेड़े। कि मैं आपको पहले ये बता दूं कि मैं कोई सिस्टमेटिक नहीं सीखा है मैंने संगीत। ये भी मुझे विरासत में ही मिला है। मेरे जो पिताजी थे श्री अवध बिहारी लाल भटनागर जी, और वो बजाते थे बांसुरी, हारमोनियम, ढोलक। हमारे घर में संगीत का माहौल होता था। अरे वाह। वो ऑफिस से आके कभी तो साहित्य सुनाते थे और कभी मूड बनता था तो बांसुरी, हारमोनियम, ढोलक भी आते थे। वो मुन्ना बैठ जाओ, ठेका लगाओ, कहरवा लगाओ, ऐसे करके हम, वो विरासत में ही मिला। कोई सिस्टमेटिक हमने सीखा नहीं। और इसकी एबीसीडी मैं नहीं जानता कि कहाँ से सारे गामा निकलता क्या है। बस वो अपना आप ही, मैंने आपको बताया ना, सरस्वती की देन है, प्रेरणा है। जी जी। ऐसे ही मैं संगीत के लिए काफी टाइम, जब संघर्ष करते जिंदगी में तो सब कुछ भूल जाते। अभी 2016 से मुझे वापस गाने का शौक लगा। तो फिर मैंने ग्रुप बनाए, एक साज और आवाज करके मैं ग्रुप चलाता हूँ जी। कराओके ग्रुप है वो। आजकल सुविधा ये हो गई कि साजिंदे अगर नहीं है आपके पास लाइव तो आप कराओके पे गा सकते हैं। तो वो जयपुर में मैंने साज और आवाज ग्रुप बनाया हुआ, उसमें 80-83 लोग हैं। और अभी 12 मार्च को मैं यहाँ से मेरे साथी ले गया था, मेरे दिमाग में आया कि अजमेर में करा जाए कार्यक्रम। तो अजमेर में भी साज और आवाज है। अरे तो क्यों ना साज छेड़ा जाए जी, अभी छेड़ दो। और वो साज और आवाज मैंने उदयपुर में भी खोला है। तो अभी 3 जगह हमें बहुत अच्छे से मालूम है। अब यहाँ ये हमारे दर्शक भी सुने तो उन्हें भी बड़ा अच्छा लगे। देखिए, गुस्ताखी की माफी चाहता हूँ अगर कुछ गलत हो जाए, क्योंकि मैं कभी कभार बहता हूँ शौकिया जी। अब मैं आपसे पूछूंगा कि ये धुन कहाँ आपने सुनी क्या? अच्छा। आर के नारायण साहब का बहुत जाना माना, दूरदर्शन पर बहुत यादगार सीरियल मालवी डेज। नहीं, आप एब्सोल्युटली राइट। और बहुत मुश्किल है, ये हर कोई नहीं बता पाता, लेकिन आपने बता दिया। क्योंकि इस आवाज से हमने बहुत बार रूबरू हुए हैं। ये संगीत जो है इतना हमने, और ताना नाना तो इतना रच बस गया था। हमेशा हम इंतजार करते थे मालवी डेज का, बहुत ही जाना माना सीरियल, बहुत मधुर धुन है जी। और तो ये आपने कब से बजाना शुरू किया सर बांसुरी? ये सर मेरे को ऐसे सन तो पता नहीं, लेकिन हाँ वही 11वीं-12वीं से मैं घर में बांसुरी रहती थी। देखिए, मेरा मानना ये है कि अगर कोई साज आपके घर में होगा तो थोड़ा सा इंटरेस्ट होगा तो वो सीख जाता है जी। मैं किसी ने बताया नहीं, मुझे सिखाया नहीं। हम जितने भाई हैं, तो एक मेरा भाई ढोलक बजाता था, एक बहुत बढ़िया गाता है, एक कार्टूनिस्ट है, राइटर है,
अभी डिप्टी सेक्रेटरी हुआ आरपीएससी में सुशील भटनागर। जी तो पूरा परिवार ही ऐसे संगीत और म्यूजिक से जुड़ा हुआ है। जी। हम लोग कायस्थ हैं भटनागर, तो वैसे भी विरासत में मिलता है। तो आपके बच्चे भी क्या आगे कहानियां लिखने का काम हाँ, या नहीं, मेरी बेटी बहुत अच्छी राइटर है और उसकी पहले ही कहानी आकाशवाणी से प्रसारित हुई और बहुत अच्छे लिखते हैं वो। हालांकि अब तो उसने योग शुरू कर दिया और योगा टीचर है। जी और मेरा एक बेटा है अनुराग भटनागर, वो असिस्टेंट प्रोफेसर है मणिपाल में। उसको मिमिक्री का शौक है और एफएम में भी उसका सिलेक्शन हो गया था। अभी वेब सीरीज जो बालाजी फिल्म्स वगैरह क्या थी? बालाजी फिल्म्स की, उसमें सिलेक्शन हुआ अभी उसका। अरे वाह। फिर एक में और हुआ लेकिन वो गया नहीं। ये बात है। तो ओवरऑल आपका पूरा परिवार ही और आर्टिस्ट परिवार है। धर्मपत्नी भी कविताएं लिखती है, अर्चना भटनागर जी, और उनका अभी नया कविता संग्रह आया, एहसासों का समंदर। तो क्यों ना उन्हीं के लिए एक चलते चलते हुए गीत भी हो जाए, जो आप उनको कोई मोहम्मद रफ़ी साहब का या आपका लिखा कोई गीत उनके लिए। मैं मोहम्मद रफ़ी साहब का वैसे ही सुना देता हूँ जी। हालांकि नाक बंद है। मैं निगाहें तेरे चेहरे से हटाऊं कैसे, मैं निगाहें तेरे चेहरे से हटाऊं कैसे, लुट गए होश तो होश में आऊं कैसे, मैं निगाहें तेरे चेहरे से हटाऊं कैसे, मैं निगाहें। क्या बात है। और यूं ही ऐसा लग रहा है कि हम हमारी जो निगाहें वो आपके चेहरे पर यूं ही रहे और हम आपसे यूं ही सवाल पूछते रहें। और सवालों का सिलसिला इतना आगे हो गया कि हम वक्त अब जब कह रहा है कि अब हमें चलना है, तो अब आप कुछ एक संदेश जो सभी दर्शक को देना चाहते हैं वो क्या होगा? देखिए, बतौर साहित्यकार और बतौर एक साहित्यिक ग्रुप के अध्यक्ष होने के नाते मैं यही कहूँगा कि सभी को अपनी माँ का बहुत आदर करना चाहिए और माँ की जो इच्छाएं हैं उनको पूरा करने के लिए अपना पूरा प्रयास करना चाहिए। और हमारा जो जीवन है, हम ये एक उद्देश्य लेके चले कि हम हमारे समाज को या देश को कुछ ना कुछ दें। बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा संदेश, बहुत ही सुंदर संदेश। धन्यवाद राजेश जी, आप यहाँ पर आए। और अब आगे चलते हैं, हमारे बहुत से अच्छे अच्छे कार्यक्रम हैं, आप देखते रहिए डीडी राजस्थान। और अब सुप्रभात धरती धौड़ी से आज्ञा दीजिए तरुण व्यास को। नमस्कार। नमस्कार।